नमस्कार, मैं हूं अभय उपाध्याय। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। पीएफआई एक बार फिर एनआईए के निशाने पर है। आज एनआईए ने केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। ये छापे त्रिवेंद्रम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, कोट्टायम, अलापुझा, एर्नाकुलम, थ्रिसूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और वायनाड में मारे गए। इससे पता चलता है कि एनआईए की तैयारी किस हद तक थी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह रही कि तमाम गोपनीयता बरते जाने के बावजूद कई जगहों से पीएफआई के नेता छापे के ठीक पहले निकल भागने में कामयाब रहे। और इससे एक सवाल यह उठा कि क्या इनको छापे की जानकारी पहले ही मिल गई थी। शक की सुई उठी केरल पुलिस की तरफ, क्योंकि इस बार पीएफआई पर छापेमारी एनआईए ने केरल पुलिस के साथ मिलकर की थी, जबकि सितंबर की कार्रवाई में सीआरपीएफ ने साथ दिया था। ऐसे ही कई सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी हैं, जो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी हमारे पास स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, ये जुड़ेंगे हमारे साथ, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। पल्लवी घोष है, सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स नेटवर्क 18, और साथ ही एसपी बैद, फॉर्मर डीजीपी। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम चलेंगे पल्लवी घोष के पास। पल्लवी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर से पीएफआई एक ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी में था? जैसा कि जब सिमी पर बैन हुआ था उसके अगले ही साल पीएफआई अस्तित्व में आया था, तो क्या ये मानकर चलें कि सितंबर में जिस तरह की कार्रवाई हुई थी, माना यह जा रहा था कि पीएफआई की कमर टूट गई है, लेकिन एक बार फिर से एक दिन में एक साथ केरल के 56 ठिकानों पर छापेमारी क्या कहता है? क्या यह संकेत देता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है चल रही थी, बाहर से पैसे मिल रहे थे और नए स्वरूप में पीएफआई के वही नेता, वही कार्यकर्ता अपने पुराने ही काम को अंजाम देने के लिए सामने आने वाले थे? बिल्कुल। अब इनफैक्ट इस बार जो संसद सदन सेशन चल रहा था, ये सवाल हमने बहुत बार गृह मंत्रालय के ऑफिशियल्स अधिकारियों से भी पूछा, गृह मंत्रालय से भी पूछा गया। हालांकि इस पे चर्चा उतनी नहीं हो पाई पार्लियामेंट सेशन के अंदर, लेकिन जब हम लोग ये सवाल बार बार पूछते थे नेताओं से या मंत्रियों से, वो बार बार यही बात हमें कहते थे कि हमें इस बात की चिंता है कि पीएफआई को खत्म कर पाना उतना आसान नहीं होगा। इनका जाल इतने दूर दूर तक फैला हुआ है, कहीं ना कहीं एक कुछ राज्यों में नेक्सस भी बना हुआ है, जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या इनका इंक्लूजन इस हद तक हो गया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, कुछ नेताओं का कहना यह भी था कि ब्यूरोक्रेसी के साथ तो किसी राज्यों में पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ इनका ऐसा साठगांठ है, लेकिन इनको टिप ऑफ मिल जाता है या फिर से कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड जाते हैं, फिर से बाहर निकलते हैं, कहीं और स्ट्राइक करते हैं, और कुछ लोगों के तार तो विदेश में भी है। तो यही एक कारण बताया जा रहा है कि क्यों इनके लिए कंट्रोल कर पाना या 100% उतना आसान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि हम कोशिश जारी है, हम कर रहे हैं, लेकिन इनके तार कितने नेताओं से, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि हमें इस बात को लेकर चिंता है। और दूसरी बात यह भी है कि आज की बात नहीं है, बहुत सालों से ये तार जुड़ा हुआ है, एक तरह से एस्टैब्लिश हो गया है, और इसको तोड़ पाना उतना आसान नहीं है। जी पल्लवी, पीएफआई खुद कहती रही है कि 23 राज्यों में उसका नेटवर्क है, वहां बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। जाहिर सी बात है कि ये खुद को एक सामाजिक संगठन के तौर पर प्रस्तुत करता रहा है पीएफआई, लेकिन यह बताया जाता है कि केरल के भीतर ही इसके 50,000 कार्यकर्ता हैं, 200-250 से ज्यादा इनके ऑफिस हैं जहां पर कि इनका बोर्ड नहीं होता, बड़े ही गोपनीय तरीके से इसको चलाया जाता है। और पिछली बार हमने देखा था तकरीबन 350 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। इन सब के बावजूद एक बार इतनी बड़ी कार्रवाई, ये मानकर चलें कि ये कोई आखिरी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनका जाल फैला हुआ है, पुलिस और पॉलिटिक्स का जो एक नेक्सस है, उसमें एनआईए के लिए बहुत बड़ी चुनौती अभी आगे भी है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हो, और यही मुझे सरकारी सूत्र भी बार बार बताते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, मैं कहूंगी कुछ सप्ताह पहले, दिल्ली में भी ये छापेमारी हुई थी, और उनमें से दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा ऑफिस था जो किसी को पता भी नहीं था कि वो पीएफआई का ऑफिस है, यानी कि पड़ोस में जो लोग रहते थे, जिनकी दुकान चलती थी, जिनका बिजनेस चलता था, और वो लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि अरे ये तो पीएफआई का ऑफिस है, हमें तो आइडिया भी नहीं था, क्योंकि बहुत मामूली लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। और यही सब दिक्कत की बात यह है कि जो सरकारी सूत्र बार बार हमें ये कहते हैं कि इनका जाल ऐसा फैला हुआ है, ये बार बार बाउंस बैक कर सकते हैं, विदेश तक जाल इनका जुड़ा हुआ है, नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ, कुछ राज्यों में पुलिस के नेटवर्किंग के साथ,
जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और ये भी जान पाना कि पता चले आपके, मुझे जैसे कि एक मंत्री ने कहा कि मेरे बगल में कोई खड़ा हुआ है, मुझे ये भी नहीं आइडिया मिलता है कि वो पीएफआई का है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलता है। और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि केरल में ये रेज हो रहे हैं, इस रेज का टिप ऑफ पहले से ही मिल गया, कुछ पीएफआई के सदस्य भाग भी गए या अंडरग्राउंड हो गए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस बात का है कि कहां किस हद तक इनका जाल जुड़ा हुआ है और कैसे टिप ऑफ इन लोगों को मिल जाता है। जी पल्लवी, आप बने रहिए हमारे साथ एसपी वैद साहब भी हैं, फॉर्मर डीजीपी, आप जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और आतंकवादी गतिविधियों पर आपकी बारीक नजर रही है, इसका कैसे मुकाबला करें, इसका ये आपको इसके बारे में बहुत ही गहरी जानकारी है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि केरल की जो चुनौती है, जहां अब ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद पुलिस में भी उनकी पकड़ पीएफआई की ऐसे कि उनको जानकारी पहले से मिल गई। एक तो ये कि इसका तोड़ क्या हो सकता है, जिसका जिक्र पल्लवी भी कर रही थी, और दूसरी बात यह कि जब ये नाम बदलकर काम करना शुरू करते हैं तो क्या सचमुच ये इतना मुश्किल हो जाता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जद से बाहर रह जाएं? क्योंकि जो व्यक्ति हैं, जो शख्सियतें हैं, उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके नाम पते की जानकारी तो होती है जांच एजेंसियों को। अभय जी, जैसे पल्लवी जी कह रही थी, ये बात सही है कि बहुत अरसे से इनका नेटवर्क है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छी सांठगांठ है। आप जानते हैं किस तरह से केरला और तमिलनाडु में खास तौर पर, और आहिस्ता आहिस्ता कर्नाटका में, बाकी स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना अभी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस के साथ इतनी मिली जुली बात नहीं है। लेकिन खासकर इन 3 स्टेटों में और सबसे नंबर 1 केरला में बहुत हद तक इसकी इन्फ्लुएंस है, ये हम सब जानते हैं और उसको तोड़ने में वक्त लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। हालांकि आज जो रेड आप कह रहे हैं कि उसकी जानकारी पहले मिल गई, ये शक की जो सुई है वो केरला पुलिस की तरफ जाती है। लेकिन अगर पूरी तरह इसको तोड़ना है तो ये बहुत जरूरी है कि केरला और तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाए। और जो आज हुआ है उसका मैटर वहां के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, वहां के डीजीपी की खिंचाई होनी चाहिए, वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ और होम मिनिस्टर के साथ टेकअप होना चाहिए, और ये हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल लेवल पे दिल्ली से होना चाहिए कि ऐसी फ्यूचर में अगर हम इसको चाहते हैं डिमोलिश करना तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात सही है कि इसकी गतिविधियां अभी जारी थी और जो इसके सेकंड रंग और थर्ड रंग लीडर्स थे वो अभी भी डोनेशंस कलेक्ट कर रहे थे, बाहर से फंडिंग, और इसमें बाहर की ताकतें और जो ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत एक सुपर पावर जिस तरफ भारत जा रहा है उसको बनने दिया जाए, और ये उसी की रोक के लिए आप पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि भारत को डिवाइड किया जाए, पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, हिंदू मुस्लिम फसाद कराए जाए। किस तरह से आप देखें आज के रेड में शार्प एज वेपन मिले हैं और उनकी ट्रेनिंग का मटेरियल यंग लड़कों को किस तरह से, चाहे पीएफआई या नो पीएफआई, अंडर आर्म्स एक्ट में एज ए डीजीपी, एज ए पुलिस ऑफिसर कह रहा हूं, आपका शार्प एज वेपन रखना और उसको ट्रेनिंग और उसको इस्तेमाल करना, यंग बच्चों को उसमें ट्रेन करना, ये इटसेल्फ इज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आर्म्स एक्ट, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर से पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाकी जो दफ्तर चल रहे हैं, इसके जो बाकी जो ऑफिस वेयर हैं, 250 या आप कितने बता रहे थे इनके दफ्तर है, उन सबको उनके खिलाफ कार्रवाई, सील होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ा मेटिकुलसली इसको मिलकर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसीज जैसे एनआईए जैसी, सीबीआई और इन सब को इस्तेमाल करके और स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ लेकर तभी आप इसका वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने पिछली बार जब वैसे साहब जो सितंबर महीने में कार्रवाई हुई थी उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनके ऑफिसर्स को सील किया था, लेकिन
अभी जो आज के जो एक्शन हुआ है एनआईए का और उसके बाद जो सूरत हाल निकलकर सामने आई है, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड रहा है, पल्लवी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका पॉलिटिकल विल या एडमिनिस्ट्रेटिव विल आपको लगता है कहीं कमजोर है या कहीं सॉफ्ट है? क्योंकि अगर एक बार इतनी बड़ी कार्रवाई एनआईए की हुई थी, उसके बाद फिर कैसे ये लोग पनपते रहे उस राज्य में, इस पर तो सवाल उठता है। बिल्कुल उठता है। और देखिए, हम जब सरकार से ये सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी स्टेटमेंट आता है गृह मंत्रालय से, वो कभी खुल के किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारों में कहते हैं कि पॉलिटिकल विल अगर हो तो पीएफआई पे कंट्रोल कर पाना, जो उनका नेटवर्क है उस पर कंट्रोल कर पाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि एसपी वैद साहब अभी कह रहे थे, और यही बात हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि अगर केरल पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था और कहीं से टिप ऑफ हुआ है, तो केरल पुलिस कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी उनके जिम्मेदार है कि नहीं। दूसरी बात ये, कौन कंट्रोल कर रहा है पुलिस को? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसका है? देखिए, मुझे एक नेता ने यह भी कहा कि हमें ये लगता है कि कुछ कुछ राज्य जो वल्नरेबल है, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा पीएफआई का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है केरल में, जहां पे वामपंथी दल का सरकार है, और कहीं ना कहीं वहां पे एक सॉफ्टनेस देखने को मिलता है। हम जब बैन की बात करते हैं, वहां से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। और ये कंट्रोल पीएफआई पे तभी हो सकता है जब आप पॉलिटिकल विल दिखाएं। आप अगर हिस्ट्री या इतिहास को देखें, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की बात की जाती है, जिनके कहते हैं कि आतंकवाद से नाता है या कोई नेटवर्क है, वहां पे उस राज्य सरकार का पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ केंद्र सरकार का कहना कि हम में पॉलिटिकल विल है, हम कोशिश करेंगे, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें केंद्र सरकार भी कहती है कि हम ज्यादा जोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें सहयोग के साथ काम करना है। कुछ कुछ राज्यों के साथ हमें सहयोग मिलता नहीं है। उनका साफ साफ इशारा केरल के सरकार पर था कि वहां पे कोई ना कोई पॉलिटिकल विल की कमी है, जिसके चलते हम पीएफआई पे पूरी तरह से कार्यवाही नहीं कर पा रहे। जी, हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जिलानी साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये जो विचारधाराओं का जो एक टकराव है केंद्र में और राज्य के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक जो इसमें एक गैप ऐसा उत्पन्न होता है, खाई ऐसी पैदा होती है, जिसमें पीएफआई संगठन जैसे संगठनों पर कार्रवाई होती है, लेकिन पूरी तरीके से इसको खत्म नहीं किया सकता है? देखिए, ये एक मसला कमजोर इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व का भी है, और तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु मानने वाले संगठन भारत में है, जिनकी सरकार है केरला में, उन्हीं में से एक वहां की सरकार है। उनको अपना जो तुष्टीकरण है उसको भी संभाल के रखना है। नहीं तो क्या, सब जानते हैं कि जब जांच हुई तो पीएफआई के साथ जो बेहद खतरनाक टेरर है, बांग्लादेश बेस्ड वाले मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन और दूसरे जो और बहुत सारे ऐसे आउटफिट जो डायरेक्ट आतंकवाद में इन्वॉल्व है, उनके साथ पीएफआई लिंक है। आईएसआई के साथ अफगानिस्तान, सीरिया तक जाके इनके लोगों ने वहां पे ट्रेनिंग हासिल करी है। तो ये क्या केरला की सरकार को नहीं मालूम है? कि ये मालूम है, बट वहां पे कहीं ना कहीं एक कमजोर इच्छा शक्ति और वोट बैंक, ये बहुत बड़ा कारण है। और आप देखिए कि पीएफआई के जो काम करने का तरीका है अब बिल्कुल बदल गया है। वो संगठित और सुनियोजित तरीके से छोटे छोटे दलों में बंट के जो नफरत फैलाने का काम है, जो छोटे लेवल पे, जो अभी डीजीपी साहब वैद साहब कह रहे थे कि जो अपराधी एक अपराध, जो एक क्रिमिनल अपराध कर रहे हैं, उस तरीके से मर्डर में उनमें इन्वॉल्व होना, समाज के अंदर सौहार्द को खत्म करने का जो काम है, वो पीएफआई के लोग करने लगे हैं। लेकिन हमारी एजेंसियों पे हमें गर्व है कि जिस तरीके से आज एनआईए ने शानदार तरीके से, ठीक है जिलानी साहब, हमारे साथ अंशु अवस्थी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनसे भी विचार उनका लेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से वक्त का ब्रेक है, उसके बाद लौटेंगे और फिर पूछेंगे अंशु अवस्थी से कि कांग्रेस भी क्यों ढुलमुल रवैया अपनाती हुई दिखती है पीएफआई के ऊपर जब एक्शन होता है तब। छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुख करेंगे अंशु अवस्थी का, जो आप प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंशु जी, क्या कांग्रेस ढुलमुल नीति अपनाती है अगर पीएफआई पर एक्शन की बात आती है? क्योंकि हमने देखा जब सितंबर में उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी तब भी कांग्रेस ने पीएफआई का नाम तक नहीं लिया था। जयराम रमेश का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए
और शायद यह कहा गया था कि राजनीतिक रूप से उन्होंने पीएफआई के साथ साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा था। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनआईए कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो उसमें आपके रुख में कोई बदलाव आया है क्या? आप सीधे सीधे कहेंगे कि पीएफआई जैसी संस्थाओं पर जो बैन लगाया गया है वो सही है और ऐसे ही कार्रवाइयां इनके ऊपर, इनके खिलाफ होती रहनी चाहिए तब तक जब तक इनकी जड़ों को समाप्त नहीं कर दिया जाए? देखिए, आपका जो सवाल है उस पे हमारी पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है। उसमें कहीं पर भी कोई क्लियरिटी में कंफ्यूजन नहीं है। जब भी इससे पहले भी जब कार्रवाइयां हुई थी तो 8 अक्टूबर को श्री राहुल गांधी जी से भी यह सवाल पूछा गया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी कट्टर संगठन का, कट्टर पार्टी का, कट्टर विचारधारा का समर्थन नहीं करती, वो चाहे पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो या दूसरे संगठन। सवाल यहां पर सिर्फ इतना है कि क्या पिछले 7-8 साल में बार बार आपने पीएफआई को टारगेट किया? ठीक है, करना चाहिए। जो भी कट्टरता फैलाते उन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन आप उनके साथियों को क्यों नहीं जुटा पाए? बार बार 7 साल से आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो आखिर आपकी कार्रवाइयां वो एक स्टेज के बाद फेल क्यों साबित होती है? इससे ये पता चलता है कि भाजपा सरकार पीएफआई जैसे संगठनों का सिर्फ और सिर्फ विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देश के लोगों की सुरक्षा से, देश के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएफआई को पकड़िए, खूब पकड़िए, लेकिन बार बार आप सुप्रीम कोर्ट में एनआईए कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार फटकार लगती है, तो आप तथ्यों को क्यों नहीं जुटा पाते? आखिर आप क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन आप इसके बरक्स आप आरएसएस को क्यों खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो भी कट्टर है, अगर कोई भी संगठन ऐसे लोगों को तैयार करता है जिसका मंत्री ये कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे लोगों को अगर तैयार करता तो बिल्कुल उनमें सिमिलरिटी है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जिलानी साहब आपका जवाब देना चाहते हैं। जिलानी साहब इसका जवाब देंगे आप? एक अच्छाई होगी तो ये मेरा जवाब सुन लीजिए। हमारे सवाल का जवाब अंशु अवस्थी जी, इनका जवाब सुन लीजिए आप। आपने एक गंभीर बात कही है सवाल का जी, जिलानी साहब का जवाब सुन लीजिए आप। पहले हमारे सवाल का जवाब दे दे कि ऐसी कौन सी कार्रवाई करते हैं जो एक स्टेज के बाद फेल साबित हो जाती है? आरएसएस को लेकर जो ये बार बार कहते हैं, आरएसएस वही संगठन है जिसने अंग्रेजों के साथ खड़े होकर भी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, ठीक है, अंशु अवस्थी साहब, ऐसे ऐसे बातचीत बहुत बहक जाएगी। जिलानी साहब से उनका जवाब सुन लेते हैं। सुन लीजिए, बताना पड़ेगा जब पंडित ये आजकल एक वोट जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए, फिर किसी की बात सामने नहीं आएगी। चल रहा है कि नफरत जैसा संगठन अंग्रेजों के सुन लो यार, सुन लो, इसीलिए विलुप्त हो रहे हो। अंशु जी सुन लीजिए, आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही लोगों को। आपने अपनी बात कही, वक्त कम है, इनको बोलने दीजिए। इसका जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन का चलिए ठीक है, आजादी के इतिहास पर बात करेंगे बाद में। नहीं, ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई संगठन ये कहता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, अरे तो ठीक है, आज वो मुद्दा नहीं है। अंशु अवस्थी जी समझिए बात को समझिए। आज वो मुद्दा नहीं है, कृपया बात करने दीजिए। बीजेपी पर आपने एक आरोप लगा, आरएसएस के बारे में आपने बात की है, आप जवाब सुन लीजिए। जिलानी साहब बोलिए। देखिए, अब आरएसएस को तो बार बार इनको समझने की जरूरत है कि अगर आरएसएस को समझना है तो इनके श्रीमान आदरणीय राहुल गांधी को शाखा आना पड़ेगा, तब ये आरएसएस के चरित्र को जो जोड़ने का काम करती है, भारत के संस्कृति, भारत के आजादी की लड़ाई चल रही थी, समरसता को सम्मानित करने का काम भारत के समाज। देखिए, बोलने नहीं देंगे, मतलब अंशु जी बोलने दीजिए, अंशु जी बोलने दीजिए, फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे बोलने का। हम तो समझे हुए हैं ना। ठीक है, आप बोलने दीजिए इनको। समझना चाहता, देश के लोग समझना चाहते हैं। अब मजबूरन देखिए, वक्त में आवाज आपकी धीमी करनी पड़ेगी। इनकी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। मैं क्षमा चाहते हुए आपकी आवाज धीमी करवाता हूं। जिलानी साहब बात पूरी कीजिए। के साथ क्यों खड़े थे, समझाइए देश। अब देखिए, मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये कि ये स्लोगन आजकल वोट जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें ये स्लोगन है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ये खोलने निकले हैं, लेकिन दुकान का सामान नहीं बता रहे। मैं बता देता हूं, दुकान में इनके मोहब्बत की दुकान में सामान क्या है। इनके मोहब्बत की दुकान में 75 की इमरजेंसी है, 84 का वो जघन्य बर्बरता वाला कांड है, और इनके आगे जब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे
उसमें नफरत है, उसमें भागलपुर का दंगा है, उसमें कानपुर का दंगा है, भिवंडी का दंगा है, मुजफ्फरनगर का दंगा है, उसमें हाशिमपुरा के वो 40 अल्पसंख्यक है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने एक ऑर्डर पे खड़े होकर गोली मरवा दिया था। ये इनका चरित्र है, कट्टरता का चरित्र, नफरत का चरित्र। ये नफरत लेके घूम रहे, इन्हें समझने, इनको लोग समझते हैं और अब इनके, और ये अपने ही चलिए ठीक है, वक्त कम है। इनका एक क्विक रिएक्शन अंशु जी से। अंशु जी जवाब दीजिए। देखिए, जो रिकॉर्डेड है कि आज जो संगठन, जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी कह रही है, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब राष्ट्र पहले बताइए ना, बलिदान हो रहे थे, पहले बताइए ना, ये तो कहां है आपकी, ये तो आज तक नहीं पाकिस्तान का सामान तो बताइए। जवाहरलाल नेहरू, चलिए ठीक है, ये तो बातें चलती रहेगी। एक रिमार्क्स इसके ऊपर पल्लवी आपसे भी मैं चाहूंगा। पल्लवी, आपने देखा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और बहुत लंबी यात्रा पर हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस शायद पुनर्जीवित हो जाए आने वाले चुनाव में, अगर नंबर के लिहाज से देखें, आंकड़ों के लिहाज से देखें। लेकिन एक तरफ राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा तो हो रही है, क्या ऐसे संगठनों के खिलाफ भी पूरे भारत को एकमत कर रही है कांग्रेस? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे संगठनों के खिलाफ भी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, और अगर नहीं तो क्यों? ये मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप पीएफआई पर बैन का समर्थन करते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से पीएफआई का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ यही कहा हम उन सब संगठन के खिलाफ हैं जिस संगठन में कम्युनलिज्म है या देश को बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ उनके सवाल में उन्होंने तुरंत ये बात कह दिया कि हम आरएसएस के खिलाफ है। मेरा मानना ये है, अब है मेरा मानना है। ठीक है अंशु जी बोलने दीजिए, पल्लवी बोल रही हैं। कांग्रेस नहीं, सवाल वही था, आप पीएफआई का नाम नहीं लेते, आरएसएस का नाम लेते हैं। जी पल्लवी, बात अपनी पूरी कर लीजिए। पीएफआई का नाम उन्होंने नहीं लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम किसी भी ऐसे संगठन का समर्थन नहीं करेंगे जो देश को बांटते हैं, और उन्होंने तुरंत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस का नाम ले लिया। हम लोगों ने बार बार सवाल यही पूछा कि हम सवाल तो पीएफआई पर पूछते हैं, आप आरएसएस को क्यों खींचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा भारत जोड़ो यात्रा का अगर आप टैगलाइन या स्लोगन देखें, वो स्लोगन उनका साफ ये है कि हम उन ताकतों के खिलाफ है जो देश को तोड़ती है। और बार बार हर भाषण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये बात उठाते हैं कि आरएसएस देश को जोड़ नहीं रही है, तोड़ रही है, इसलिए हम आरएसएस के खिलाफ हैं। और यही मुझे सरकार की तरफ से किसी ने कहा था कि यही एक कारण है, पॉलिटिकल विल कभी टिकता नहीं है, तो हमारे लिए इसको कंट्रोल कर पाना या खत्म कर पाना शायद उतना आसान नहीं हो। जी बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, किस तरीके से काम करती हैं। आज हमारे पास इस बहस में इतना ही वक्त है। आप सभी का इसमें शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम डिबेट में आज इतना ही, और आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।